नमस्कार साथियों। आज साइंस के क्रम में हम लोग बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मानव रोग जनकता। मानव रोग जनकता, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे मैं देखता हूँ आपके जो पेपर हैं उनमें सब में प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, उनमें आपके लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। मैं बता दूंगा वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके आए हैं। मानव रोग जनकता, मानव रोग जनकता, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि एक तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि जो रोग है उसके लक्षण क्या हैं। भाई कोई रोग है ना, तो उसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण का मतलब होता है कि जब रोग हो जाता है तो व्यक्ति में बदलाव क्या दिखाई देते हैं। ठीक। दूसरी बात, हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि इसमें कोई ना कोई अंग प्रभावित होता है, यानी प्रभावित जो अंग है। भाई समझो, जैसे कोई बीमार होता है जब व्यक्ति, तो आपने देखा होगा वह बीमारी खास अंग पर होती है, मतलब उस बीमारी में कोई ना कोई खास अंग जो है वह प्रभावित होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए आप समझो कि किसी को पाइल्स की बीमारी है, तो आप सोचो पाइल्स जो है वो हाथ पैर पेट में नहीं है। पाइल्स कहाँ है? पाइल्स की जो प्रॉब्लम है, जैसे ये हमारा पाचन तंत्र है, ठीक, ये हमारा पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र में ये जो बड़ी आंत होती है, ये जो बड़ी आंत होती है, इसका अंतिम ये जो भाग होता है जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम पार्ट, ये यही की समस्या है, ठीक है ना। अब किसी को ब्रेन ट्यूमर है, इसका मतलब ये पूरे शरीर में वो प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे हमने नाम लिया कि पित्त की थैली हो गई, कैसे जी, पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी का मतलब ये हुआ कि ये जो पथरी है ये यहाँ पर लगा होता हमारा लीवर, है ना, ये रहा पित्ताशय। इसी पित्त में जो है पार्टिकल यानी कि ठोस कण जमा हो जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त की पथरी, उसी को बोलते हैं पित्त की पथरी। आपने सुना होगा जैसे कि मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो गया है ना, यानी कि वृक्क पथरी, इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क। एक बात और साथियों याद रखिएगा, आप हिंदी के नाम तो जाने ही, लेकिन पूरा प्रयास करिए कि बिल्कुल विशुद्ध हिंदी होकर के ना रहिए, है ना। आप बाइलिंगुअल जो है ना भाषा, उसको जरूर प्रिफर करें, उससे ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी आप। अब वृक्क है यानी कि किडनी, किडनी की जब हम बात करते हैं तो किडनी में क्या होता है कि इसमें भी स्टोन जो होते हैं यानी कि पत्थर, वो जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। मैं अभी काज वगैरह सब बताऊं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि अब ये किडनी का रोग है, या जैसे मान लो किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो किडनी का रोग है ना। यूरिन ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर का मतलब है मूत्राशय, ये यहाँ से जब रक्त जो है छन जाता है, छनने के बाद वो क्या होता है, एकत्र होता है एक ब्लैडर में, यानी कि एक पूरा प्लेस है जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, उसी को बोलते हैं यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय। तो यहां स्वेलिंग हो गई, यहां पर इंफेक्शन हो गया। अब ये सिर्फ इसी का रोग है। मान लीजिए डायबिटीज रोग होता है ना, क्या रोग हो जाता है, डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या है, या मधुमेह बोलते हैं इसको, मधुमेह, है ना। अब क्या ये पूरे शरीर का रोग है? नहीं। अगर विकृति देखो तो कहां पर हो रही है, विकृति हो रही है
जो हमारी एक पाचक ग्रंथि है, ये अग्न्याशय बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसका ये विसंगति है, इसमें दिक्कत हुई तो यह बीमारी होती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप जैसे किसी को मान लीजिए मोतियाबिंद हो गया, बीमारी ही तो है, हम क्या बोलते हैं, मोतिया बिंदु। अब मोतिया बिंदु जो है पूरे शरीर का रोग नहीं है, ये सिर्फ आंख का रोग है। ठीक, जैसे मान लो एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं, हृदय की रक्त वाहिनियों में क्या होता है, वसा का जमा हो जाता है। तो हृदय की जो वाहिनियां, उनमें अगर वसा का जमा हो जाएगा तो वह रोग सिर्फ और सिर्फ हृदय का है। अब आप देखो यहां पर हम अलग अलग अंग तंत्रों की बात कर रहे हैं, इसका अलग अलग अंगों की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने जो पाठ थे उनमें मैंने क्या किया, आप सबको जितने मानव तंत्र थे, जो मानव तंत्र थे, उनको मैंने सबसे पहले पढ़ाया। अब देखिए, मानव तंत्र की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, श्वसन तंत्र है कि नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या देखते हो, फिर देखते हो पाचन तंत्र भी है भाई, पाचन तंत्र है कि नहीं। तीसरा आप देखते हो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है। फिर हम क्या देखते हैं, कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र भी है शरीर में। फिर हम देखते हैं हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र भी है, तंत्र है, तंत्रिका तंत्र भी है, तंत्रिका तंत्र भी है, और मांसपेशियों का मांसपेशीय तंत्र ये भी तो है भाई। क्या आप मांसपेशियों को देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल अलग ही है वो मांसपेशी तंत्र। जी हाँ, देखो त्वचा के ठीक नीचे जो ये मांस जिसको आप बोलते हैं, ये त्वचा नहीं है, जो मांस जिसको बोलते हैं वो त्वचा नहीं है। त्वचा के नीचे हड्डियों के ऊपर जो लगा हुआ वह मांसपेशी तंत्र है। फिर हमारे बहुत से संवेदित अंग भी हैं, संवेदी अंग। जी हाँ, संवेदी अंग में क्या नहीं पढ़ोगे आप, देखो संवेदी अंग में पढ़ेंगे हम लोग त्वचा। जी हाँ, और क्या पढ़ेंगे, आंख पढ़ेंगे, आंख है ना, नासिका है, नाक भी पढ़नी है, जीभ के विषय में हमने बताया है आपको, जीभ के विषय में हमने आपको इसमें बताया है पाचन तंत्र में पूरा। ठीक है कि नहीं। और फिर एक तंत्र हमारा कौन सा है, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। यह तंत्र भी है, हमारे ही शरीर में है। ठीक है, तो ये सब मिलकर के एक मानव शरीर बनाते हैं। अब फिर इनमें रोग पैदा करने वाले जो हैं वो कई कारक भी होते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला तो मतलब इसमें यह भी पढ़ेंगे कि रोग है, कोई लक्षण है या प्रभावित अंग, कौन सा अंग या अंग तंत्र, अंग तंत्र। तमाम ऐसी बीमारियों के विषय में हम चर्चा करेंगे, तमाम ऐसी बीमारियों की चर्चा करेंगे जिनमें अलग अलग अंग या अंग तंत्र, पूरे के पूरे अंग तंत्र प्रभावित होते हैं, उनकी भी बातचीत करेंगे। अब आप देखो दूसरा इसमें क्या हम पढ़ेंगे, दूसरा इसमें पॉइंट आता है रोग पैदा करने वाला जो कारक है ना, रोग पैदा करने वाला कारक। जी हाँ, अब वो कौन हो सकता है भाई, देखो कुछ रोग ऐसे होते हैं, नंबर एक पर जैसे कि जिनको बोलते हैं जीवाणु जनित, जीवाणु जनित। भाई बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं की वजह से होते हैं, इनको बोलते हैं बैक्टीरिया। दूसरे हैं विषाणु जनित, विषाणु जनित। जी हाँ, क्या है, विषाणु जनित रोग है भाई। तीसरे हैं इसके अंदर कवक जनित,
विषाणु का मतलब वायरस जनित है ना, वायरस वाले रोग। फिर है कवक जनित, कवक जनित रोग है भाई। फिर आपको चौथे मिलेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ जनित। जी हाँ, और अब देखो जब हम इनकी बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो हैं उनसे होने वाले जो रोग हैं, तो यहाँ ये भी हमें समझना है कि जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या हैं, कवक किसको कवक कहते हैं, या प्रोटोजोआ जो है वो किसको प्रोटोजोआ कहते हैं। ऐसे ही 5 नंबर पे हम एक और लेंगे जिसको बोलते हैं क्रमजनित, क्रमजनित रोग, क्रमजनित रोग। ठीक है, और बात किसकी करेंगे, और बात करेंगे हम लोग विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से। जी हाँ, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कमी से। और बात करेंगे प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, की कमी से, कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। और बात करेंगे हम लोग, और बात करें कई तत्व होते हैं जो संक्रमण पैदा करते हैं, है ना। ये तो कह सकते हो जो कि जो है एक प्रकार से प्रदूषक होते हैं, है ना, प्रदूषक के कारण होने वाले रोग, प्रदूषक के कारण होने वाले रोग, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखो और समझो, इतने सब कारण बनते हैं, इतने सब कारण बनते हैं जो विभिन्न प्रकार के शरीर में हमारे रोग पैदा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। हम अगर एक तीसरा बिंदु ये ले लें कि जो रोग होते हैं, रोग के प्रकार, यहां जब मैं बात करूंगा रोग के प्रकार, तो देखो ये तो कारक हुए ना, मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको क्या, रोग के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं। देखिए, एक तो वे रोग होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग। जी हाँ, एक वे रोग हैं जो जन्मजात रोग होते हैं। जन्मजात का मतलब समझ, जन्मजात रोग मतलब ये है कि वे जन्म से ही, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोग उसके जन्म से पहले ही है। जैसे तालू का कटना, ऊपर का तालू कटा होना, जीभ का कटा होना, बात समझ रहे, ये जन्म से ही रोग है। जैसे दिल में जिसको छेद बोलते हैं आप, वो क्या है, वो जन्म से ही है। अब दूसरे हैं उपार्जित रोग, क्या बोलते हैं, उपार्जित, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग कैसे रोग होते हैं, ये जन्म के बाद किसी वजह से होते हैं, जैसे कि विषाणु से हो, किसी वायरस की वजह से हो गया, किसी जो है विषाणु की वजह से हो गया, जीवाणु की वजह से हो गया, कवक की वजह से हो गया। पहले नहीं था उसके अंदर, यह रोग पहले नहीं था, लेकिन जब उसने जन्म ले लिया, फिर जीवन स्वस्थ जी रहा है, फिर अचानक कभी बुखार हो गया, फिर उसको टाइफाइड हो गया, या टीबी हो गई उसको, या पोलियो हो गया बाद में। तो ये कैसे हैं, ये उपार्जित रोग हैं जो बाद में होते हैं। तीसरे आते आनुवांशिक रोग। आनुवंशिक रोग, ठीक है, क्या आते हैं, आनुवंशिक रोग। ये ध्यान दो, ये कैसे हैं, ये माता या पिता से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, माता पिता से, माता अथवा पिता से बच्चों को, बच्चों को होता है।
ये ध्यान दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी माता अथवा पिता से बच्चों को होता है। अब आप यहां ध्यान दो मेरे जो मैं कह रहा हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे रोग हैं जो बच्चे में जीन्स के थ्रू बच्चे में आए हैं, उनके माता पिता से। कुछ ऐसे रोग हैं जैसे कि मैं बताऊं, हीमोफीलिया है, एक रोग होता है। एक वर्णांधता है, जो रोगी जो है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो यह जो चीज है ना, वो किसकी वजह से, वो बच्चे में नहीं थी, लेकिन बच्चे में माता पिता के जो डिफेक्टेड कह सकते हो जीन्स है, उनकी वजह से हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन रोगों को इसमें पढ़ेंगे। अब नंबर 1 पर हम बात करते हैं, नंबर 1 पर बात करते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग क्या है देखिए और समझिएगा। इसमें नंबर 1 पर मैं ले लूं तो वह है जिसको हम लोग बोलते हैं टीबी ना, टीबी। टीबी बोलते हैं, या इसको राजक्षमा भी बोलते हैं, राजयक्षमा, या इसको काक रोग भी कहते हैं। ये सारे नाम है, टीबी से ज्यादा फेमस है। अगर इसको हम लोग वैसे बोले, इंग्लिश में बोलते ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस रोग। तो देखिए इसमें होता क्या है, यह 3 प्रकार के अंग को प्रभावित करता है। पहला पॉइंट इसमें है, क्या पॉइंट है, यह शरीर के 3 अंग तंत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, कौन कौन, इसी प्रकार से ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ 3 अंगों को नहीं प्रभावित करता है, बल्कि इसी प्रकार से यह 3 प्रकार की टीबी होती है। कोई प्रश्न ये कर दे कि भाई कितने प्रकार की टीबी होती है, बहुत कम आंसर लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें लगता है कि यह, अगर आपसे पूछूं मैं अभी, तो आपको लगेगा सर ये टीबी तो जो होती है ना वो शायद फेफड़ों की बीमारी। बिल्कुल नहीं, वो फेफड़ों की नहीं है। वो कौन से 3 अंग तंत्र हैं देखिए। नंबर 1 पर तो होता है जिसको हड्डी टीबी बोलते हैं, बोन टीबी। क्या बोलते हैं उसको, बोन टीबी ना। इसमें हड्डी तंत्र प्रभावित होता है, हड्डी टीबी। और दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि आंत्रीय टीबी, यानी कि इंटेस्टाइनल। मतलब ये कि इसमें जो छोटी आंत होती है उसमें ये बैक्टीरिया रह करके यह रोग पैदा करता है। और तीसरा होता है ब्रेन टीबी। ब्रेन टीबी, इसको हड्डी टीबी या अस्थि टीबी भी कहते हैं, अस्थि। 3 प्रकार से तो यह रोग होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात, जो बैक्टीरिया है, यानी जो रोग जनकता है इसकी, मतलब जो पैथोजन है, जो यह बीमारी करता है, तो इसका जो कारक है, वो कारक देखिए कौन है। कारक है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यही आता है, आप याद रखिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, यह एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। क्या है, जीवाणु है। ठीक है, और अब इसका जो है वह पूर्ण इलाज उपलब्ध है
कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस प्रारंभिक जांच करा लें और बड़ी आसानी से इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। नंबर 2 पर बात करेंगे, निमोनिया। निमोनिया निमोनिया की अगर मैं बात करूं, यह अक्सर छोटे बच्चों में सामान्यता है ना, सामान्यतः छोटे बच्चों में हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसमें प्रभावित अंग की बात करें, अगर हम प्रभावित अंग की बात करें तो ध्यान ये रखिएगा, इसमें जो प्रभावित है वो फेफड़े हैं। फेफड़े होता क्या है, जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है, फेफड़ों के अंदर जो होता है वो अवरोध पैदा कर देता है, जिससे बच्चे को क्या होता है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जुकाम भी हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब इसका जो कारक है, वह कारक क्या है, वह एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस ये वो कारक है, पूरी तरीके से क्यूरेबल है, पूरी तरीके से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इससे बच्चे को आप बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बहुत आसान इलाज है इसका, लेकिन ये अक्सर होता रहता है। तीसरा है इसमें, तीसरा है, याद रखिएगा, एक रोग है जिसको हम लोग प्लेग बोलते हैं। प्लेग रोग जो है ना, पहले यह एक महामारी मानी जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से क्यूरेबल है, पूरी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा इलाज इसका है। दूसरा एक पॉइंट और ये, अगर हम बात करें तो प्रभावित अंग तंत्र की बात करें तो संपूर्ण शरीर कैसे, इसमें बुखार आता है भाई, है ना, बुखार है, बदन दर्द है। अब मजेदारी वाली बात क्या है, इसका जो रोग है उसका जो वाहक है, देखिए पहले कारक मैं बता दूं आपको, कारक तो बैक्टीरिया है, वो है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, और दूसरा है, हाँ पास्चुरेला पेस्टिस हो गया। लेकिन इसका जो वाहक है वह चूहा है मुख्य रूप से, और चूहे में एक पिस्सू है जो मुख्य है। अब मुख्य वाहक, अब बात करता हूं मुख्य वाहक की। मुख्य वाहक है चूहे पर पाए जाने वाला पिस्सू, चूहे पर पाया जाने वाला पिस्सू, है ना, जिसमें एक फेमस है, इसका नाम है ज़ीनोप्सेला
क्योप्सिस, क्योप्सिस, जीनोप्सिला, क्योप्सिस। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पे आएगा, और वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड को हम लोग एक और नाम है उससे भी जानते हैं, और वो क्या है? आंत्र ज्वर। यस, आंत्र ज्वर। और इसमें जो रोगजनक कारक है, जो रोग जनक जो कारक है, उसको कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, इसमें प्रभावित अंग की बात करें तो जो प्रभावित अंग है वो आंत्र होती है, यानी आंतों में, छोटी आंत में यह बैक्टीरिया रहता है। ठीक, इसमें एक टेस्ट लिखा जाता है जिसको हम लोग विडाल टेस्ट कहते हैं। विडाल टेस्ट। लक्षण की बात करें अगर हम लोग, तो याद रखिए, बुखार, बदन दर्द, कमजोरी, ये सभी लक्षण इसमें रहते। नंबर 5 पर आ जाइए। तो इसमें जो है एक काली खांसी। काली खांसी, इसका जो कारक है बर्डीटेला पर्ट्यूसिस। बर्डीटेला बर्डीटेला पर्ट्यूसिस। और प्रभावित अंग की बात करें प्रभावित अंग, तो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े व श्वास नली, और टीका जो इसके लिए लगता है ना, तो वो लगता है बीसीजी का। बीसीजी। बीसीजी क्या करता है? ये नहीं, टीडीपी का। टीडीपी का, जो कि टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, तीनों से रक्षा करता है। कौन? काली खांसी। सामान्यता किसमें हो जाती? छोटे बच्चों में। 6 नंबर पे आ जाइए। कुष्ठ रोग। है ना? कारक जो है
वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री प्रभावित अंग, एक तो अग्रपादों की मांसपेशियां, व तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, और दवा के रूप में याद रखिएगा एमडीटी आती है। एमडीटी ये मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है। बहुत कुछ क्यूरेबल है आज के टाइम में, है ना। ठीक है, 6 नंबर पे आ जाइए, बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर पे हैजा यानी कॉलरा, कारक है विब्रो कॉलरा। ठीक है, कारण की थोड़ी बात कर दूं मैं यहाँ पे। कारण तो दूषित जल व भोजन, दूषित जल व भोजन। ठीक है, 8 नंबर पे डिप्थीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो कारक है उसको बोलते हैं कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक, कारक कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया। गले में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गले में झिल्ली बन जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। अब अगला बिंदु आता है हमारा नंबर 2, कवक जनित रोग। तो इसमें ए नंबर पे हम बात करेंगे गंजापन। जापन तो इसका जो कारक है वह एक कवक यानी कि जिसको हम लोग फफूंद भी कहते हैं, वो है टीनिया कैप्टिस। ये आप ध्यान रखें। दूसरा इसमें आती है बीमारी दाद यानी रिंग वर्म। इसका जो कारक है ट्राइकोफाइटॉन।
ट्राइकोफाइटॉन। दांत में क्या होता है, हाथों, पॉइंट नोट करिएगा, हाथों व पैरों पर चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते पड़ जाते हैं, जिनमें खुजली होती है। खुजली होती है। अच्छा, अगला है सी पर, सी वाला आएगा। सी में हम लोग देखेंगे, एक है एथलीट फूड, नहीं ये बी, सी तो हो गया, बी, सी एथलीट फूट रोग। पॉइंट ये है, पैरों की उंगलियों के मध्य खुजली व संक्रमण, व संक्रमण हो जाता है। ठीक है, कारक इसका भी ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन जो क्या बोलते हैं उसको, कवक, वह जो है, वह जो पैर की उंगलियां हैं, फैरेंजेस, उनके बीच में संक्रमण कर देता है, इससे खुजली होने लगती है और काफी इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। कई बार व्यक्ति को फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अच्छा आगे बात करें इसमें, एक और है खुजली। अक्सर देखा होगा त्वचा पर दाने पड़ जाना, उनमें खुजली होना। हाँ है, कारक इसका जो कारक है वो याद रखिएगा, बोलते एकरस इसके बीज। ठीक है, ओके। एक और बड़ी महत्वपूर्ण डिजीज होती है इसमें, वो भी जान लें। पांचवी जो लिखवाने जा रहा हूं वह है दमा। दमा यानी अस्थमा बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखिएगा, ये कवक जनित रोग है। ठीक है ना, और वो कारक जो है क्या है,
कारक एज पर एज पर एज पर एज पर हिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फेफड़े में झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बहुत खींच कर सांस लेना पड़ता है। हर बहरहाल सभी क्यूरेबल हैं और समय पर अगर जांच कर ली जाए तो बहुत बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। नंबर 3 पर इसमें आते हैं वायरस जनित। अब वायरस जनित रोग में देखिए कौन है। नंबर 1 पर तो आप पहले जान लो, एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, कारक। अब जो वायरस है उसका नाम सुन लीजिए क्या है। HIV, उसका वायरस का नाम है HIV, यानी इम्यून इम्यून इम्यूनिटी वायरस प्रभावित अंग। तो सबसे पहले तो प्रतिरक्षा तंत्र से मुख्य है। प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो प्रभावित होता है। ये अटैक ही असल में इम्यूनिटी सिस्टम पर करता है, यानी जो इम्यून सिस्टम है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, शरीर में बहुत सी व्याधियां उत्पन्न होने लगती थी। ठीक है, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको एलिजा टेस्ट कहते हैं। एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। नंबर 2 पर देखिए वायरस कौन सा है। नंबर 2 पे गलसुआ। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें लार ग्रंथियां, जो लार ग्रंथियां हैं वो प्रभावित हो। नंबर 3 पर आ जाइए, रेबीज। इसको लॉक जा, इसको हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इस रोग से भी बुलाते हैं। कारण क्या होता है वो आप समझ लो पहले। यह वायरस जंगली कुत्तों, भेड़ियों
बंदरों या जो कुत्ते होते सामान्यतः के मुख में पाया जाता है, ठीक है, और यही कारण इनके काटने से यह रोग हो जाता है। प्रभावित अंग की बात मैं करूं अगर, तो तंत्रिका तंत्र, क्या तंत्रिका तंत्र। अब आप ध्यान दो, जैसे ही कुत्ता बाइट करता है आप कुछ ना करिए, बस चले जाइए सरकारी अस्पताल में या जहां भी टीके लगते हैं तुरंत टीके लगवाइए। अब तो 2 से 3 ही रह गए, मुश्किल से लग जाते हैं, व्यक्ति पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है। तो कोई खतरा उठाने की जरूरत नहीं, बस जैसे ही काट कूट ले बंदर या कुत्ता, जाइए लगवाइए। नंबर 4, फ्लू। तो याद रखें, जो फ्लू होता है ये वायरल फीवर के नाम से यह फेमस है। लक्षण बुखार, ठीक है, लक्षण क्या है इसके, बुखार है। अच्छा, नंबर 5 पे आ जाओ। पोलियो। कारक जो है उसको बोलते हैं पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस। और प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, हाथों व पैरों की मांसपेशियां, ठीक, हाथों व पैरों की मांसपेशियां और क्योंकि मांसपेशियां हो जाती है कमजोर, बस मेन चीज यही है जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति के हाथ पैर जो है वो दुबले से हो जाते हैं। अब चूंकि जब मांसपेशियां कमजोर हैं तो जिन मोटर नर्व्स की सहायता से वो चीजों को कार्यान्वित कर पाता है, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को चला पाता है, वो भी कमजोर पड़ जाती हैं। यही नतीजा है कि पोलियो वाले के हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे लिखिएगा, पीलिया। इसे ज्वाइंटिस भी कहते हैं। प्रभावित अंग जान लो, प्रभावित अंग वो है यकृत। अब प्रभाव क्या पड़ता है इसका, प्रभाव ये है कि यकृत रक्त से बाइल रूबिन और बाइल विरडिन लेना बंद कर देता है। बाइल रूबिन और बाइल विरडिन लेना बंद कर देता है।
ये दोनों पदार्थ आरबीसीज को, मृत आरबीसीज, मृत आरबीसीज को प्लीहा द्वारा नष्ट करके बनाया जाता है। ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, अतः तथा 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 पीले रंग के होते हैं। यकृत द्वारा ग्रहण न करने के कारण रक्त में ही रह जाते हैं तथा रक्त में ही रह जाते हैं तथा तथा शरीर व आंखें पीली दिखाई देती हैं। तो ये पीलिया का पूरा विवरण है जो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखा। तो जब आप पूरी जानकारी कर लेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन कहीं पर से नहीं रहता है। 7 नंबर पे आ जाओ, डेंगू। डेंगू, डेंगू क्या है? देखो, इसका जो वाहक है वो है एडीज इजिप्टी मच्छर। ठीक है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जी हाँ, तो एडीज इजिप्टी भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्योंकि बदन दर्द ज्यादा करता है, एक इसमें प्रभाव मैं बता दूं आपको, प्लेटलेट्स जो होती है कम हो जाती। ठीक है, प्लेटलेट्स को आपने पढ़ा होगा, ये क्या होती हैं? ये रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के धक्का जमने में सहायक होती। ठीक है, 8 नंबर पे ले लीजिए खसरा। ठीक है, शरीर पर
लाल दाने जलन उत्पन्न करने, शरीर पर लाल दाने जलन उत्पन्न करने। हालांकि इसके टीके लग जाते हैं, अब पूरी तरीके से क्योर हो जाता है व्यक्ति, कोई भी खतरे जैसी बात नहीं। फिर अगला है 9 नंबर पे छोटी माता, चिकन पॉक्स। ठीक है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। इसमें भी तेज बुखार व शरीर पर दाने पड़ जाते हैं। ओके, अगला ही नंबर 4, आनुवंशिक रोग। इसमें नंबर 1 पर हीमोफीलिया। प्रमुख बात जो है वो नोट करिएगा, एक एक पॉइंट। चोट अथवा कट जाने पर रक्त का स्राव बंद नहीं होता है। ठीक, दूसरा, इस रोग का जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता। एक, दूसरा, अतः इस रोग की वाहक माताएं होती हैं। इस रोग की जानकारी सर्वप्रथम रानी विक्टोरिया के परिवार से में ज्ञात हुई। ठीक है, नंबर 2, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग का रोगी लाल व हरे
रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है? और इस रोग का जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब अतः इस रोग की भी वाहक माताएं होती। ठीक है। नंबर 3, मंगोली जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम। ध्यान से देखिए, देखिए समझा समझात गुणसूत्रों के 21वें जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। ठीक है? परिणाम स्वरूप रोगी की आंखें व ओंठ मंगोलों की भांति सामान्यतः ये रोगी नपुंसक व मंदबुद्धि के होते। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये पॉइंट। ठीक है? और ये वाला पॉइंट। नंबर 4 पे आ जाओ। क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इस रोग में जो रोगी है, रोगी के
लिंग गुणसूत्र में, गुणसूत्र एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। अब सामान्यतः ये कैसे, ये ऐसे पुरुष होते हैं, है ना, जिनके 23वें गुणसूत्र में एक्स वाई तो है, लेकिन एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाने से इनमें जो है वो महिलाओं के लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। तो एक प्रकार से तो ऐसे पुरुष काफी आक्रामक स्वभाव से हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। दूसरा, ये जो होते हैं ये नॉन फर्टाइल यानी कि नपुंसक रहते हैं, इनॉन्च हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ नंबर 5, टर्नर सिंड्रोम। ये ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। जी हाँ, मुख्य बिंदु यही है, एक एक्स। तो ये क्या हो जाते हैं, ये 44 प्लस एक्स यानी कि 45 गुणसूत्र वाले जीवधारी बन जाते हैं। ठीक है, ये महिलाएं भी बांझ होती हैं। ठीक, तो यहां तक मैंने आपको बता दिए कौन से जो थे हमारे आनुवंशिक रोग। अब चलते हैं 5वें नंबर पे और बात करते हैं प्रोटोजोआ के प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जनित, देखिए प्रोटोजोआ जनित नंबर 1 पर ले लीजिए मीबी पेचिस ना। तो इसमें जो कारक है वो अमीबा होता है। उसकी कौन सी प्रजाति है, अमीबा हिस्टोलिटिका। अब देखिए यह संक्रमण कहां पर होता है और वो स्थितियां क्या होती है, इसको आप समझिए। कई बार जब आप क्या करते हो, बहुत ही प्रदूषित जगह पर जलपान कर लेते हैं, तो यह प्रदूषित जल के माध्यम से या कई बार क्या होता है भोजन के माध्यम से, या जो
प्रोटोजोआ है या शरीर में प्रवेश कर जाता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो प्रभावित जो अंग है वह ध्यान रखें। प्रभावित अगर अंग की बात करें तो मुख्य रूप से ये जो शरीर में बड़ी आंत है, बड़ी आंत में आप ध्यान रखेंगे जब हम बात करते हैं अपने पूरे पाचन तंत्र की, तो यहां पर आप देखो ध्यान से, छोटी आंत का जो अंतिम सिरा है वहां से विकसित होती है हमारी जो बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत को 3 भागों में हम बांट देते हैं, इसको हम कॉलन है, सीकम है, रेक्टम पार्ट है। तो यह जो इन्फेक्शन है इसका वो कॉलन भाग में होता है, याद रखें। तो सीधा आप ये लिख लो इसको, बड़ी आंत ना। बस आ जाइए बी पे बात कर ले, पायरिया की बात कर ले। पायरिया में क्या होता है? पायरिया में जो मुख्य रूप से जो प्रभावित होती है वह होती है मसूड़े। और मसूड़ों में चूंकि ये ऐसी है जो वायु के संपर्क में, ये मुख गुहा है वह वायु के संपर्क में रहती है। नतीजा क्या है इसका? संक्रमण जो है वह हमारे मुख में हो जाता है। तो मुख्य कारक है वह है अमीबा जिंजिवेलिस। अब चूंकि ये एक प्रकार से शरीर में आकर के क्या परजीवी का कार्य करते हैं, तो मुख में जो कुछ भी बचा खुचा भोजन है यह उस पर तो अपना जो है पोषण लेते हैं, परिणाम स्वरूप वहां पर उत्सर्जन करते हैं। उस उत्सर्जन का परिणाम ये निकलता है कि इनके मुख में क्या होता है, एक खास तरह की जो है वह स्मेल यानी कि महक आने लगती है। और इनके उत्सर्जी पदार्थों की वजह से जो होता है वह दांतों पर हरापन चढ़ जाता है। तो प्रभावित अगर हम बात करें जो क्षेत्र है, तो वह मुख गुहा। मुख गुहा नंबर 3 पर आ जाइए, निद्रा रोग। ठीक है ना? यहां पर याद रखें, यह कारक की जब बात करो तो इसका जो कारक है वह एक तो जोआ है। ठीक है ना? अब ध्यान रखेंगे या दो तरीके से, मतलब समझिएगा, इसमें कारक तो जो प्रोटोजोआ है, लेकिन जो इसका एक वाहक है, जो इस बीमारी का जो कारक है उसको लेकर के जाता है शरीर तक, तो इसमें कारक के साथ साथ में आपको वाहक भी जानना पड़ेगा। वाहक, और जो वाहक है वह एक मक्खी है। जिसे हम लोग कहते हैं सीसी मक्खी। ठीक है? अब इसमें निद्रा रोग शब्द क्यों आता है? कारण यह है कि इस प्रोटोजोआ के जो संक्रमण है, संक्रमण के पश्चात ठीक है, अच्छा, या तो है ही इसमें, लेकिन एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे इसमें कि
हाँ, जब हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्य जो कारक है वह नोट कर लीजिएगा, वह है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा गैम्बोजिया। याद रखिए, ये है वो मेन जो प्रोटोजोआ है, और जो मक्खी है वह सीसी मक्खी है। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए। अगला है इसमें रोग काला जार। और इसमें भी याद रखिए जो कारक है, कारक, वह कारक है लिशमैनिया डोनोवानी। लिशमेनिया डोनोवानी, यह प्रोटोजोआ है। और इसमें भी एक वाहक रहता है, वह एक मक्खी है जिसको बालू मक्खी कहते हैं। बालू। ठीक है, अब हम छठे नंबर पे जानेंगे क्रमजनित रोग, जिसमें आप प्रमुख रूप से बस इसे जान लो, हाथी पांव, या इसे फील पांव भी कहते हैं, या इसे फाइलेरिया भी कहते हैं। ये गंदगी से भी होता है, इसका वाहक भी है, मच्छर हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन इसका जो मेन कारक है वो आप जान लें। जो कारक है वह एक कृमि है, और वो कृमि कौन है? जिसको हम लोग बोलते हैं वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये याद रखें। इसमें प्रभावित अंग भी बता देता हूं मैं आपको। प्रभावित जो अंग है या अंग तंत्र, ये याद रखें, वह होता हमारा जो लसिका तंत्र है, शरीर का लसिका तंत्र। लसिका। तो साथियों, हमने पूर्ण जो मानव रोगजनकता थी उसको पूरा पढ़ा, एक एक बीमारी के विषय में जाना, समझा। पूरा देखिएगा। कोई चीज, कोई उत्सुकता हो, कोई जानकारी शेयर करनी हो तो प्लीज शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।